वेलकम टू सिविल टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे रिवेट कनेक्शन के पार्ट नंबर 2 में। हम लोग बात कर रहे थे रिवेट कनेक्शन में एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने देख रखा है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 रिवेट कनेक्शन का, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है। कह रहा है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज इक्वल टू। कह रहा है अगर ये बताइए लैप ज्वाइंट है तो उस कंडीशन में आप रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात कीजिए। तो लैप ज्वाइंट की बात करें, लैप ज्वाइंट बेसिकली हम लोग किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारी दो प्लेट है, अगर ये दो प्लेट अगर अलग अलग प्लेन में रख करके जोड़ा गया है तो इस प्रकार के ज्वाइंट को हम लोग लैप ज्वाइंट कहते हैं। तो ये कह रहा है लैप ज्वाइंट में ये बताइए रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है। तो हम लोग ये जानते हैं लैप की कंडीशन में हम लोग ऑलवेज ये बात करेंगे, लैप की कंडीशन में अगर रिवेट की बियरिंग स्ट्रेंथ हम लोग ज्ञात करते हैं तो रिवेट की प्रोजेक्टेड एरिया की हम लोग बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है। अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया की बात कहूँ तो प्रोजेक्टेड एरिया की बात करूँ तो जनरली अगर आप लोग किसी भी टार्च से फुटबॉल को देखेंगे तो टार्च से जितना एरिया फुटबॉल का दिखेगा वही एरिया ही हमारा प्रोजेक्टेड एरिया के नाम से जाना जाता है। तो रिवेट के कंडीशन में अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा तो इस कंडीशन में देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कोई रिवेट है, ये हमारा रिवेट है और मैं इस रिवेट को क्या कर रहा हूँ बीच से कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस रिवेट को बीच से मैं कट कर दे रहा हूँ और बीच से काटने के बाद अगर देखूँगा तो ऐसे हमारा रिवेट दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। जिसमें हमारा क्या है, इसकी डायमीटर हमारी d है और इसकी थिकनेस कितनी है, t है। तो अगर मैं प्रोजेक्टेड एरिया की बात करूं तो रिवेट का प्रोजेक्टेड एरिया हमारा हो जाता है डायमीटर d इंटू थिकनेस t, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं रिवेट का प्रोजेक्टेड एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और रिवेट के प्रोजेक्टेड एरिया में हम लोग क्या करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस से जैसे ही गुणा कर देंगे तो रिवेट का हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ हमारा लैप के कंडीशन में। लैप की कंडीशन में अगर बियरिंग स्ट्रेंथ हम लोगों को ज्ञात करना है तो d इंटू टी इंटू सिग्मा बी जो हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 21 में कह रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा लैप के कंडीशन में। अगर यही मान लीजिए अगर बट की कंडीशन में पूछ देता, कहता है ये बताइए डबल कवर बट ज्वाइंट की कंडीशन में बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा। अब बात कर रहे हैं अगर हमारा बट जोड़ हो तो उस कंडीशन में बट जोड़ हम लोग बेसिकली किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी प्लेट दो मेन प्लेट को एक ही प्लेन में रख करके किसी एडिशनल प्लेट के द्वारा जोड़ा जाए तो इस प्रकार के जोड़ को हम लोग डबल कवर बट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं या बट ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। एडिशनल प्लेट यानी कि कवर प्लेट, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं इस कवर प्लेट की थिकनेस को मानते हैं T1 और मेन प्लेट की थिकनेस को मानते हैं T, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे एक बार मेन प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, एक बार हम लोग कवर प्लेट की बियरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो उन दोनों में से जो कम होगा उसी को हम लोग कह देंगे वही हमारा डबल कवर बट ज्वाइंट का हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू हो गई। तो इस कंडीशन में जनरली हम लोग बेसिकली बात करेंगे RB बराबर एक तो मेन प्लेट की पहले निकालेंगे d इंटू टी इंटू सिग्मा बी और एक बार हम लोग डबल कवर बट ज्वाइंट कवर प्लेट के थिकनेस को लेकर के बात करेंगे, यानी कि d इंटू 2T1 इंटू सिग्मा बी। यानी कि इन दोनों में से जो कम होगा वही हमारी डबल कवर बट ज्वाइंट के केस में हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ए सही हो जाएगा।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 में क्या कह रहा है, कह रहा है शियरिंग स्ट्रेंथ इन डबल शियर इन रिवेटेड ज्वाइंट इज गिवन बाय, कह रहा है रिवेट जोड़ में दोहरी अपरूपण में अपरूपण सामर्थ्य है। हम लोग जानते हैं अगर डबल कवर बट ज्वाइंट है, डबल कवर बट ज्वाइंट में हमारे शियर के फेल्योर होने की टेंडेंसी हमारी क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अगर डबल कवर बट ज्वाइंट होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो भी हमारे रिवेट उसमें लगे होंगे, रिवेट के फेल होने की जो हमारी टेंडेंसी होगी, 2 जगह से हमारी क्या होगी, रिवेट फेल हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ तो जैसे कि मान लीजिए आपकी ये डबल कवर बट ज्वाइंट है, ठीक है, डबल कवर बट ज्वाइंट है, ठीक है, और इसमें आपने क्या किया, इस तरीके से रिवेट को लगा दिया। जब इस तरीके से रिवेट को लगा देंगे तो ये मान लीजिए आपके मेन प्लेट पे टेंसाइल फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है, तो आपके कवर प्लेट पे किधर को काम करेगा, कवर प्लेट पे इसकी जस्ट अपोजिट काम करेगा। जैसे ही जस्ट इसकी अपोजिट काम करेगा तो रिवेट के शियर होने की टेंडेंसी, एक तो आपका इस प्लेन पे रिवेट के शियर होने की टेंडेंसी होगी, एक तो आपके इस प्लेन पे रिवेट के शियर होने की टेंडेंसी होगी। यानी कि डबल कवर बट ज्वाइंट में रिवेट के 2 जगह से शियर होने की टेंडेंसी होती है। तो डबल कवर बट ज्वाइंट की अगर बात कर रहा है तो इस कंडीशन में शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू जो हम लोग लेंगे 2π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस के या एफ एस के लेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर यही लैब की कंडीशन में बात करता तो लैब की कंडीशन में हम लोग जानते हैं सिंगल शियर फेल्योर हमारा होता है, केवल रिवेट की टेंडेंसी एक ही जगह से कटने की होती है। इसलिए लैब के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू जो कंसीडर करेंगे π/4 डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में अगर ये डबल कवर बट ज्वाइंट की बात कर रहा है, डबल शेयरिंग की बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा एस या एफ एस आपका क्या होता है, परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट, है ना। अगर यही लैप जोड़ के कंडीशन में बात करता तो लैप जोड़ के कंडीशन में क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाता, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस या सिग्मा एस। इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा नहीं किया गया, चूँकि लैप जोड़ के कंडीशन में रिवेट के जो कटने की पॉसिबिलिटी होती है, केवल रिवेट हमारा एक ही जगह से कटता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए हमारा कोई लैप ज्वाइंट है और इसमें हम लोग क्या किए हैं, रिवेट के द्वारा इसे जोड़ रखे हैं। तो इस कंडीशन में आपकी रिवेट के कटने की जो टेंडेंसी होगी, इसी प्लेन पे, केवल एक ही प्लेन पे कटने की टेंडेंसी होगी। तो आपका रिवेट कुछ इस तरीके से कटेगा, कुछ इस तरीके से रिवेट कटेगा, ऐसे रिवेट का फेलियर होगा, ठीक है, ऐसे। तो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है जो रिवेट का हमारा कट रहा है, रिवेट हमारा केवल एक ही प्लेन पे क्या हो रहा है, शियर हो रहा है। तो यानी कि लैप के कंडीशन में रिवेट हमारा केवल एक ही प्लेन पे शियर होता है, एक ही जगह से कटता है। इसलिए इस कंडीशन में जो हम लोग फार्मूला अडॉप्ट करते हैं π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। ओके, चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला इफ it is thickness of plate in mm the nominal diameter of rivet। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमा के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आएगा श्योर है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करें तो यहाँ से देखिए अनविन फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं डायमीटर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। रिवेट का डायमीटर ज्ञात करने के लिए इसमें आपको प्लेट की थिकनेस दे देगा और कहेगा रिवेट की डायमीटर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 2 तरीके से बनने की पॉसिबिलिटी होंगी आपकी। पहले तो ये सीधे आपको डायरेक्टली, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 23 में फार्मूला दे रखा है ऐसे दे देगा। अगर फार्मूला नहीं देगा तो उस कंडीशन में आपको क्या कहेगा, प्लेट की थिकनेस दे देगा, है ना, प्लेट की थिकनेस दे देगा और कहेगा ये बताइए नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हैं और दोनों में से एक क्वेश्चन आएंगे श्योर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है
प्लेट की साइज जो है TMM है, और आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है अनविन फार्मूला हमारा mm और सेंटीमीटर दो में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब टी की साइज हमारी mm में दे दिया तो हम लोग mm वाले फार्मूला को अडॉप्ट करेंगे। अनविन फार्मूला की बात करेंगे। अनविन फार्मूला d बराबर 6.05 अंडर रूट टी। अगर हमारा प्लेट की थिकनेस mm में होगा तब हम लोग इस फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे। अगर प्लेट की थिकनेस हमारी सेंटीमीटर में रहेगा तो उस कंडीशन में 1.91 अंडर रूट टी को अडॉप्ट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर mm में क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, d बराबर 6.05 अंडर रूट टी। अगर सेंटीमीटर में बात करेगा तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग जो अनविन फार्मूला का यूज करेंगे, d बराबर 1.91 रूट टी, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में बात कर रहा है, यहाँ पे प्लेट की थिकनेस हमारी mm में दे रखा है। जब mm में बात किया तो हम लोग mm वाले फार्मूले को अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि mm में फार्मूला अगर हम लोग बात करें अनविन फार्मूला d बराबर 6.05 अंडर रूट टी। अगर यही सेंटीमीटर में बात करता तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता, 1.91 रूट टी, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, व्हेन टू प्लेट्स प्लेस्ड end to end and are joined by cover plate, the joint is known as। कह रहा है जब दो प्लेट के किनारों को जोड़कर रखी जाती है और उन्हें कवर प्लेटों से जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में तो हम लोग कवर प्लेट का यूज ही नहीं करते हैं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद बट जॉइंट कह रहा है, यानी कि बट जॉइंट में हम लोग कवर प्लेट का यूज करते हैं। और बट जॉइंट का हमारा क्लासिफिकेशन जनरली दो प्रकार के होते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट। और इसमें फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपका चैन रिवेटेड लैप जॉइंट। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है डबल कवर बट जॉइंट। अब देखिए यहाँ पे हमारा बट जॉइंट में हमारे दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट भी होता है, डबल कवर बट जॉइंट भी होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ केवल बट जॉइंट कह दूँ तो उसमें हमारा सिंगल कवर बट जॉइंट भी आ जाएगा, डबल कवर बट जॉइंट भी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बट जॉइंट। ओके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है द इफिशियंसी ऑफ द रिवेट जॉइंट इज इक्वल टू, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बीटी बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। या तो आपको न्यूमेरिकल दे देगा इस पे, या तो बिल्कुल ऐसे ही आपको फार्मूला दे देगा। तो देखिए हम लोग बात किए थे, स्टार्टिंग में बात किए थे, जब 1 से लेके 20 तक की क्वेश्चन हम लोग वीडियो नंबर पार्ट 1 में जब हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्या किए हैं, एक इफ़िशियंसी का फार्मूला हम लोग वहाँ भी पढ़ रखे हैं, यहाँ भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है इफ़िशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होता है। तो हम लोग बात किए थे वहाँ भी क्या होता है, इफ़िशियंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट की बात करूँ तो क्या होगा, यही तो होगा। इफ़िशियंसी को हम लोग नीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग बात किए थे क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी इंटू 100, ठीक है। चूँकि इफ़िशियंसी ऑलवेज आपकी क्या होती है, प्रतिशत में आती है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एज पर IS, यहाँ पे ध्यान देंगे IAS नहीं है, IS होगा केवल, इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि भारतीय मानक, है ना। इसको ध्यान देंगे, कह रहा है एज पर IS 800 1984
व्हाट इज द एक्सियल टेंसाइल फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे आपका कोडल प्रोविज़न है। जब कोडल प्रोविज़न की बात करेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हम लोगों के कोडल प्रोविज़न से ही बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ से कोडल प्रोविज़न की वैल्यू हैं उसे आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे बात कर रहा है टेंशन के कंडीशन में। ये बताइए, अगर हमारा पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है तो उस कंडीशन में हमारा टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, यानी कि सिग्मा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हम लोग ये बात किए हैं, ठीक है, ये कोडल प्रोविज़न में ये वैल्यू आप लोगों को सीधे बताया गया है, ठीक है, कोडल प्रोविज़न में सीधे ये वैल्यू आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है। हम लोगों का जो टेंसाइल में और शियरिंग में है ना, टेंसाइल में और शियरिंग में जो हम लोगों की वैल्यू होती है वो हम लोग कितना अडॉप्ट करते हैं। अगर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट है, उस कंडीशन में टेंसाइल में और शियर में हम लोग जो वैल्यू अडॉप्ट करते हैं 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अगर यही बियरिंग की बात करेगा तो बियरिंग में हम लोग कितना अडॉप्ट करते हैं 300 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 100 MPa, या तो आपको न्यूटन दे देगा 100 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर तब पर भी सही है, या तो आपको 100 MPa दे देगा तब पर भी सही है, ठीक है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, MPa या न्यूटन mm स्क्वायर दे सकता है, ठीक है, आपको कर लेना है, ठीक है ना। अगर MPa की बात करेगा तो पूरे हर ऑप्शन में MPa की बात करेगा, नहीं तो न्यूटन प्रति mm स्क्वायर की बात करेगा तो पूरे ऑप्शन में न्यूटन प्रति mm स्क्वायर के लिए बात करेगा। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है लग एंगल्स, कह रहा है लग एंगल्स आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आर अनइक्वल एंगल सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इंक्रीजेज शियर लेग। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब देखिए लग एंगल हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, लग एंगल हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए हमारा कोई ये प्लेट है, ये हमारा कोई प्लेट है, ओके, और ये हमारा इस तरीके से गसेट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे गसेट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग लग एंगल किसे कहते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, ज़रा इस चीज़ को ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ये जो प्लेट है, ये हमारा जो प्लेट है, प्लेट की लंबाई इतनी बड़ी हो जाती है, इस गसेट प्लेट या प्लेट के बाहर आने लगती है, ठीक है। तो ये जो हमारा ये लंबाई बाहर आ रहा है, इसी लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इस लंबाई को कम करके हम लोग क्या करेंगे, इतने ही लंबाई का एरिया हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में जोड़ देंगे, इस साइड में बढ़ा देंगे। तो ये साइड में जो हम लोग इस लंबाई को काट करके यहाँ पे एडिशनल एरिया यहाँ पे बढ़ा करके जिस प्लेट का यूज किए हैं, इसी प्लेट को हम लोग बोल देते हैं लग एंगल, ठीक है। इसी प्लेट को हम लोग बोल देते हैं लग एंगल, ओके। तो यानी कि हम लोग क्या किए हैं, प्लेट की साइज को कम किए हैं ना, यानी कि रिड्यूस। देखिए लग एंगल आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन की लंबाई को कम किए हैं और साइड में जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं लग एंगल, ओके। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच रिवेट प्लेस्ड इन नोन एज, कह रहा है वह काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगी होती है कहलाता है रिवेट लाइन कहते हैं, कि गेज लाइन कहते हैं, पिच लाइन कहते हैं, कि सभी को कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे काल्पनिक रेखा क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमारा ज्वाइंट है, ये हमारा क्या है, कोई ज्वाइंट है, ठीक है। इस तरीके से इस पे रिवेट लगे हुए हैं, रिवेट लगे हुए हैं,
इस तरीके से रिवेट लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा टेंसाइल फोर्स काम कर रहा है P, इधर भी हमारा टेंसाइल फोर्स P काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जनरली बात करेंगे रिवेट लाइन क्या होता है, ठीक है। रिवेट लाइन क्या होता है, अब देखिए रिवेट लाइन की बात करें तो रिवेट लाइन क्या होता है। हम लोग अगर रिवेट लाइन को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं फोर्स के डायरेक्शन में जिन काल्पनिक लाइन पर या जिन इमेजिनरी लाइन पर रिवेट लगे होते हैं उस लाइन को हम लोग रिवेट लाइन के नाम से जानते हैं। यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में जिन काल्पनिक लाइन पर रिवेट लगे होते हैं उन काल्पनिक लाइन को हम लोग रिवेट लाइन के नाम से जानते हैं, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, रिवेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में या रिवेट लाइन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, रिवेट लाइन को ही हम लोग गेज लाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पिच किसे कहते हैं। अगर मैं पिच की बात करूँ तो पिच क्या हो जाएगा, यानी कि किन्हीं रिवेट लाइन पर, देखिए अगर पिच की बात करूँ पिच किसे कहते हैं, ठीक है। किसी भी रिवेट लाइन पर या प्रत्येक रिवेट लाइन पर, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं पिच। फोर्स के डायरेक्शन में प्रत्येक रिवेट लाइन पर दो क्रमागत रिवेटों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, पिच कहते हैं, ठीक है। उसके बाद गेज की बात करें, गेज क्या होता है, ठीक है। फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो क्रमागत रिवेटों के बीच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, गेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे रिवेट लाइन से या गेज लाइन से, पिच से, स्टैगर्ड पिच से, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। जितने सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सारे लोग इसे ध्यान से पढ़ के जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड। कह रहा है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया था। जब आप स्ट्रक्चरल स्टील का सेक्शन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बात हुआ होगा एंगल सेक्शन को, या एंगल सेक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। अगर एंगल सेक्शन की बात करें तो जनरली 3 भागों में बांटा गया है, इक्वल एंगल सेक्शंस, अनइक्वल एंगल सेक्शंस, बल्ब एंगल सेक्शंस। यानी कि इसी ऑप्शन में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इक्वल एंगल सेक्शंस, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अनइक्वल एंगल सेक्शंस, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बल्ब एंगल सेक्शंस। यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है ना। अगर इक्वल एंगल सेक्शन की बात करें तो किसे हम लोग कहेंगे इक्वल एंगल सेक्शंस। अगर मान लीजिए हमारी ये कोई एंगल सेक्शंस हैं, है ना, अगर दोनों एंगल सेक्शंस के ये लेग, इसे हम लोग कहते हैं लेग, है ना, इसे भी कहते हैं लेग। अगर दोनों एंगल सेक्शंस के लेग हमारे एक समान है, ये भी हमारा L1 है, ये भी हमारा L1 है, तो इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे इक्वल एंगल सेक्शंस, ठीक है। अनइक्वल एंगल सेक्शन क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये हमारा एंगल सेक्शन है, इस एंगल सेक्शन की एक लेग की लंबाई L1 है, एक लेग की लंबाई L1 है, दूसरे लेग की लंबाई L2 है, तो इस कंडीशन में इस प्रकार के एंगल सेक्शन को हम लोग अनइक्वल एंगल सेक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसका देखिए बल्ब एंगल सेक्शन की बात करूँ, बल्ब एंगल सेक्शन जनरली हम लोग शिप की बिल्डिंग में करते हैं, यानी कि जहाज को बनाने के लिए करते हैं। ऐसे होता है बल्ब एंगल सेक्शन का शेप ऐसे होता है, या तो ऐसे भी हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। एक साइड का इसका प्रोजेक्शन ज़्यादा निकला रहता है, एक साइड में इसका प्रोजेक्शन कम निकला रहता है। इस प्रकार के सेक्शन को भी हम लोग बल्ब एंगल सेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं रिवेट कनेक्शन से एंड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन से। कल और मैं कुछ क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा रिवेट कनेक्शन से। उसके बाद हम लोग
यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे वेल्ड कनेक्शन। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे डिप्लोमा के फाइनल ईयर स्टूडेंट का हेल्प हो सके। थैंक यू।